हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए ब्लड वाले सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट न्यूट्रोफिल्स। 17th वीडियो है। देखो मैं आपको एक बार वापस समझा दूं कि ये जो नंबर्स रखते हैं ना हम लोग, सेम नंबर मैंने थंबनेल पे भी डाल रखा है। तो जब भी आप इन वीडियोस को देखें तो रैंडमली नहीं देखें, आप सीक्वेंस में देखें। सीक्वेंस में देखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। अब जैसे न्यूट्रोफिल वाला वीडियो है, न्यूट्रोफिल वाला वीडियो देखने से पहले आपको हमारा 16th सेशन जिसमें हमने WBCs की बात की है, पहले उसको देखो अच्छे से, क्योंकि हम लोग वहाँ पर ये सब कुछ है ना एक कंपैरेटिवली फॉर्म में सबको एक साथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनके साइज़, इनकी लाइफ स्पैन। तो वो सब छोटी मोटी चीज़ें, डिटेल्स हम लोग यहाँ पे वापस इस वीडियो में रिपीट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम लोग न्यूट्रोफिल से एसोसिएटेड जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं केवल वही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी इनके डायग्राम्स वगैरह लास्ट वीडियो में देखे थे। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि किस तरह से न्यूट्रोफिल्स जो WBC का एक ग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट क्यों? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये देखो आप, इसके साइटोप्लाज्म में आपको ये जो ग्रेन्यूल्स दिखा रखे हैं ये। अब न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं ये फाइन ग्रेन्यूल्स रहते हैं एज कम्पेयर टू बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, है ना। जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं साइटोप्लाज्मिक कोर्स ग्रेन्यूल्स हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स के ग्रेन्यूल्स थोड़े फाइन ग्रेन्यूल्स हैं। फिर हमने बात की थी इसके न्यूक्लियस के बारे में। तो हमने कहा था कि इसके न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होते हैं, इसमें 2 से 5 लोब्स होते हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो ये मल्टीपल लोब्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, और इन लोब्स को कनेक्ट करते हैं इस तरह से। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो क्रोमाटिन मटेरियल है, ये इसको इस तरह से कनेक्ट करके रखता है। तो ये इसका कनेक्टिंग है। तो 2 से 5 लोब्स, फाइन ग्रेन्यूल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। जैसा इसमें हमने स्टेन कौन सा यूज़ किया था वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फाइन ग्रेन्यूल्स हैं जो इओसिन एसिडिक डाई और मेथिलीन ब्लू यानी बेसिक डाई दोनों से स्टेन हो रहे हैं, इसलिए इनको नाम भी हमने क्या दिया, न्यूट्रोफिल, यानी एसिडिक भी और बेसिक डाई ये दोनों से स्टेन हो जाता है, और मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। तो फाइन ग्रेन्यूल से जब हम इसको लेशमान स्टेन से स्टेन करते हैं, आप देखो ये वर्ड आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको करना होगा MBBS में, बाकायदा इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आपका। लेशमान स्टेन, लेशमान स्टेन एक ऐसा स्टेन है जिसमें एसिडिक डाई इओसिन प्रेजेंट होती है और बेसिक डाई मेथिलीन ब्लू प्रेजेंट होती है ना। हम लोग लेशमान स्टेन यूज़ करते हैं, इसमें दोनों होता है, इओसिन भी होता है और मेथिलीन ब्लू भी है। इओसिन एसिडिक डाई हो गई और मेथिलीन ब्लू बेसिक डाई हो गई। तो न्यूट्रोफिल्स में आपको दोनों तरह के ये डाई देखने को मिल जाएगी। और ग्रेन्यूल्स किस कलर के रहेंगे? वॉयलेट कलर के। जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं जो बेसिक डाई से स्टेन हो रहे हैं वो वॉयलेट कलर के आपको दिखाई देंगे। शेप कोई पर्टिकुलर नहीं होता, हमने पहले भी डिस्कस किया कि अमीबॉइड शेप्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ दी WBCs। मल्टीलोब न्यूक्लियस है जिसमें लोब्स 2 से 5 रहते हैं, और जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती है नंबर ऑफ लोब्स इंक्रीज होता रहता है। इनफैक्ट अगर आप एक यंग न्यूट्रोफिल को देखोगे तो उसमें आपको एक ही लोब दिखेगा, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी आपको नंबर ऑफ लोब्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोब्स इसका मतलब उस सेल की एज उतनी ज़्यादा है। अब देखो क्या है कि बिकॉज अलग अलग न्यूट्रोफिल्स में नंबर ऑफ लोब्स अलग अलग है, इसका मतलब ये हो गई कि अगर आप न्यूक्लियस के मॉर्फोलॉजी की बात करो, अगर आप न्यूक्लियस के मॉर्फोलॉजी की बात करो तो आपको मल्टीपल मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी। इसलिए इस तरह के सेल्स को जो न्यूट्रोफिल्स है उनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या नाम रखा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉली मतलब ज़्यादा, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की ज़्यादा मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी। ज़्यादा मतलब 1 लोब भी हो सकता है, 2 लोब भी हो सकते हैं, 3 लोब भी हो सकते हैं। तो अलग अलग लोब्स, बहुत अलग अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी दिखने को मिलेगी। तो ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिसमें न्यूक्लियस की मल्टीपल मॉर्फोलॉजी देखने को मिले उसको आप कहते हो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट। इसलिए आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा PMNLS, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNLS। या फिर इन शॉर्ट बुक्स में इसको पॉलीमॉर्फ्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि न्यूट्रोफिल्स आर पॉलीमॉर्फ्स। कुछ बुक्स तो और शॉर्ट्स में लिख के इसको पॉलीज कर दे रही है कि न्यूट्रोफिल्स आर पॉलीज भी बोल सकते हो, पॉलीमॉर्फ्स भी बोल सकते हो, और PMNL यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी आप इनको कह सकते हो। ये सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फ्स, पॉलीज या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स सब इसी को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपके ब्लड में फेगोसाइटोसिस करने वाले 2 ही सेल्स हैं, एक न्यूट्रोफिल्स और एक मोनोसाइट्स। इसलिए और मोनोसाइट्स
कंपेरेटिवली लार्जर है न्यूट्रोफिल्स से, इसलिए मोनोसाइट्स को तो हमने नाम दे दिया मैक्रोपोलिसमैन, मैक्रो मीन्स लार्ज, और न्यूट्रोफिल्स को हमने नाम दे दिया माइक्रोपोलिसमैन। तो याद रखें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों ही ऐसे सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं WBCs में मोस्टली। तो अलॉन्ग विद मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जब आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ही देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फेगोसाइटिक सेल्स है आपकी बॉडी में। अब फेगोसाइटोसिस आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, कि जैसे कोई एक न्यूट्रोफिल है ये, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल और ये इसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, ये इसका न्यूक्लियस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी पैथोजन को सबसे पहले तो ये सेल एंगल्फ करता है अपने अंदर। तो जैसे ये पैथोजन है, ये पैथोजन अभी सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। सेल के अंदर एंटर करने के बाद में इस पैथोजन का लाइसिस किया जाता है इस सेल के अंदर। इस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि फेगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग, यानी सेल्स का खाना खाना एक तरह का फेगोसाइटोसिस कहलाता है। तो इस तरह से ये पैथोजन से फाइट करते हैं। नाउ अमंग WBCs न्यूट्रोफिल्स रिस्पॉन्ड मोस्ट क्विकली टू द टिश्यू डिस्ट्रक्शन बाय बैक्टीरिया। जब आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है और टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है तो सबसे जल्दी जो एक्शन लेता है वो है न्यूट्रोफिल्स, है ना। ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जब जहाँ भी बॉडी में टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ सबसे पहले कौन पहुँचता है? न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स में ऐसा क्या है जिससे ये अलग अलग पैथोजेंस को ख़त्म करने का काम करता है, तो वो हम लोग स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेन्यूल्स की, है ना। ग्रेन्युलोसाइट है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो इनके ग्रेन्यूल्स में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका अपना अपना रोल रहता है। जैसे कि इनकी ग्रेन्यूल्स में आपको मिलेंगे प्रोटीएज, माइलोपेरोक्सीडेज, इलास्टेज, मेटेलोप्रोटीनेज। ये चारों रिस्पॉन्सिबल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रक्शन के लिए। उसके अलावा इनके ग्रेन्यूल्स में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम ही हमने रखा है डिफेंसिन। ये डिफेंस का काम करता है मोस्टली। तो ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, ये ध्यान रखना है। दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को रोकता है। वुंड हीलिंग, है ना, जो घाव हुआ, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ, उस डिस्ट्रक्शन के बाद जो हीलिंग होगी वो भी डिफेंसिन से होती है। और कीमोटैक्सिस, अभी कीमोटैक्सिस क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये कीमोटैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से WBCs एक इन्फेक्टेड साइट तक पहुंचते हैं। तो डिफेंसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं और कीमोटैक्सिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और उसके अलावा इनके ग्रेन्यूल्स में मिलेंगे आपको कैथलेसिडेंस, और कैथलेसिडेंस एंटी माइक्रोबियल एक्शन रखते हैं अगेन। तो ये हो गए ग्रेन्यूल्स के सब्सटेंसेस। फिर मैं बात करता हूँ मेम्ब्रेन की। तो इनके मेम्ब्रेन से रिलीज होता है एक एंजाइम जिसका नाम है NADPH ऑक्सीडेज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, NADPH ऑक्सीडेज। ये वही है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो हम लोग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, NADPH ऑक्सीडेज, सेम वही है। अब NADPH ऑक्सीडेज का बैक्टीरियासिडल एक्शन होता है। इस पे तो मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर में कि किस तरह से बैक्टीरियासिडल एक्शन करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स में प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी होता है, यानी जब भी आपको कोई चोट लगती है तो न्यूट्रोफिल्स उस साइट तक पहुंचते हैं। अभी मैं लूँगा उस टॉपिक को कि कैसे न्यूट्रोफिल्स वहाँ पहुँचेंगे। न्यूट्रोफिल्स वहाँ पहुँच के प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं जो प्लेटिलेट्स को एक्टिवेट करता है। जब ये प्लेटिलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो प्लेटिलेट्स का होता है एग्रीगेशन, यानी प्लेटिलेट्स आकर एग्रीगेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं एक जगह पे। इससे जाकर बनता है प्लेटिलेट प्लग। आपने पढ़ा होगा कि जब भी चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? प्लेटिलेट प्लग का फॉर्मेशन। मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग हुआ है ना, उस क्लॉटिंग से पहले ही प्लेटिलेट प्लग बन जाता है जो ब्लीडिंग को काफ़ी मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि ये आपका कोई ब्लड वेसल है और यहाँ पे ये इंजरी हुआ है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा कि देखो क्लॉटिंग विल टेक टाइम। तो जब तक क्लॉटिंग होगी उससे पहले ही क्या होगा कि प्लेटिलेट्स जो है यहाँ पर आकर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिससे कि एक टाइट प्लग बन जाता है यहाँ पे। ये समझो, ये देखो, ये समझो कि ये ऐसे प्लेटिलेट्स ये आकर यहाँ पर अपने आप को क्या कर लिया? एग्रीगेट। सारे प्लेटिलेट्स आके यहाँ जमा हो गए। जब ये आकर सारे यहाँ पर जमा हो गए तो जो है ये यहाँ से ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाती है। तो प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर न्यूट्रोफिल से भी रिलीज होता है, ये आपको ध्यान रखता है। हालांकि इसमें मेन रोल तो प्लेटिलेट्स का ही रहेगा,
बट फिर भी न्यूट्रोफिल्स का इसमें रोल रहता है। तो ये अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस और एंजाइम्स हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स के एक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। और इसका सबसे मेन एक्शन मैं यहाँ पर आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो इस डायग्राम को अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं समझा कि केवल नीट यूजी में नहीं आता, ये नीट यूजी के भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। देखो ये हम लोग लेते हैं एक टिश्यू, इस टिश्यू में यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया यहाँ पे आ गया। अब बैक्टीरिया जब यहाँ पे आएगा तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, टॉक्सिन्स रिलीज करेगा तो यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा। तो आसपास में जहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, उन ब्लड कैपिलरीज में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है। अभी हमने कहा सबसे रैपिड एक्शन कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। तो ये बैक्टीरिया जब यहाँ पे आके टिश्यू का डैमेज करेंगे तो ये जो डैमेज्ड टिश्यू है, ये डैमेज्ड टिश्यू कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। अब ये केमिकल्स जो हैं ये बेसिकली केमिकल्स रिलीज जो हो रहे हैं टिश्यू से, ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल्स में से स्क्वीज आउट होकर, आपको पता होगा कि कैपिलरी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो ये कैपिलरी का एंडोथेलियल सेल है, यहाँ पर ये एक एंडोथेलियल सेल देखना चाहिए, ये एक एंडोथेलियल सेल और ये इसके पास दूसरा एंडोथेलियल सेल। तो कैपिलरी में एंडोथेलियल सेल्स के बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कैपिलरी पोर्स कहा जाता है। तो इन पोर्स की हेल्प से अमीबोइड मूवमेंट करते हुए देखो किस तरह से न्यूट्रोफिल कैपिलरी से बाहर टिश्यू में आ रहा है, कैपिलरी से बाहर टिश्यू में आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डायापेडेसिस। क्या कहते हैं इसको, डायापेडेसिस। तो व्हाट इज डायापेडेसिस? डायापेडेसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसीज का ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलकर टिश्यू में आ जाना, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs into the tissues from capillary is called as diapedesis। किस तरह से अमीबॉइड मूवमेंट करता हुआ ये बाहर की तरफ आ जाएगा। और इसको कैसे पता कि मुझे किस तरफ जाना है? बाहर आने के बाद में ये एग्जैक्ट जो है उस साइड पे जहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर टिश्यू डैमेज हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज किए गए इस डैमेज्ड टिश्यू के थ्रू, और इन्हीं केमिकल्स की वजह से जो है ये मूवमेंट हुआ है WBCs का टूवर्ड्स दैट केमिकल, और इसको कहा जाता है कीमोटैक्सिस। इसको क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस। आपने ये सब चीज़ें ना बॉटनी में पढ़ी होगी। देखो बॉटनी में आप पढ़ते हो ना, जैसे लाइट की तरफ मूवमेंट होता है ना, तो फोटोटैक्सिस कहते हो ना, जिसका फोटोटैक्सिस होता है ना ऐसे। तो क्या होता है कि केमिकल्स यहाँ से रिलीज हुए, तो किसी केमिकल्स की वजह से WBCs का उस तरफ मूव करना क्या कहलाता है? कीमोटैक्सिस। तो अब यहाँ पर आने के बाद में ये जो न्यूट्रोफिल्स है, अब ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पर ये फेगोसाइटोसिस हो रहा है। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे एक एक करता हुआ WBCs, ये जो न्यूट्रोफिल है ये इसको अपने अंदर ले लेगा बैक्टीरिया को और धीरे धीरे उसको खत्म करेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर, दिस इज हाउ न्यूट्रोफिल्स एक्ट। तो टिश्यू में जहाँ पे भी इन्फेक्टेड एरिया होगा, इस इन्फेक्टेड टिश्यूज़ की वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जिनको कहा जाता है कीमो अट्रैक्टेंट्स। क्यों ऐसा नाम दिया? क्योंकि ये वो केमिकल्स हैं जो अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल्स को, और इसी वजह से होगा कीमोटैक्सिस। तो न्यूट्रोफिल्स कैपिलरी से बाहर आते हैं जिसको कहा जाता है डायापेडेसिस, और न्यूट्रोफिल्स इन्फेक्शन साइट पे पहुंचते हैं। क्यों, कैसे पहुंच पाए एग्जैक्ट उसी साइट पे? बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, बिकॉज ऑफ द कीमो अट्रैक्टेंट। इसको कहा जाता है, इस मूवमेंट को कहा जाता है कीमोटैक्सिस। और कीमोटैक्सिस होने के बाद में ये उस पूरे एरिया को सराउंड कर लेते हैं और जाकर इन्फेक्टेड टिश्यू से चिपक जाते हैं, और अब धीरे धीरे वहाँ पर जो है इनका फेगोसाइटोसिस शुरू होता है। एक सिंगल न्यूट्रोफिल एक साथ 15 से 20 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होल्ड कर सकता है, यानी इतनों से वो फाइट इजीली कर सकता है, और अल्टीमेटली होता है फेगोसाइटोसिस। तो दैट्स हाउ न्यूट्रोफिल्स एक्ट। तो ये दिस इज हाउ न्यूट्रोफिल्स एक्ट, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये नीट यूजी के लिए भी, अगर आप नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो। डायापेडेसिस, फिर कीमोटैक्सिस, ये सीक्वेंस है। देखो सबसे पहले होगा डायापेडेसिस, फिर होगा कीमोटैक्सिस और फिर होगा फेगोसाइटोसिस। तो ये 3 स्टेप्स के थ्रू न्यूट्रोफिल्स जो है ब्लड कैपिलरी से इन्फेक्शन साइट पे पहुंचकर इन्फेक्शन को खत्म करने में हेल्प आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी बस्ट। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। देखो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है कि जब न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस शुरू करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स के मेम्ब्रेन में, अभी हमने देखा था कि NADPH ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है। न्यूट्रोफिल्स के मेम्ब्रेन में NADPH ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है। तो जब न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं तो ये NADPH ऑक्सीडेज
न्यूट्रोफिल्स का ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो एक रैपिड इंक्रीज होता है ऑक्सीजन कंजम्पशन में, इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी बर्स्ट। रेस्पिरेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन का कंजम्पशन, बर्स्ट मतलब एकदम से बढ़ जाना। यानी न्यूट्रोफिल्स, और केवल न्यूट्रोफिल्स नहीं, दूसरे फेगोसाइटिक सेल्स में भी ऐसा होता है कि जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं जब वो फेगोसाइटोसिस शुरू करते हैं तो उनका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो एकदम से बर्स्ट होता है, एकदम से बढ़ता है, रैपिड इंक्रीज होता है उसमें। इस प्रोसेस को कहा गया है रेस्पिरेटरी बर्स्ट, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है NADPH ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम। पर इस रेस्पिरेटरी बर्स्ट से फ़ायदा क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे ही रेस्पिरेटरी बर्स्ट होगा वैसे ही वहाँ पर इसी ऑक्सीजन को यूज़ करके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अभी ऑक्सीजन जो हम लोग कंजम्पशन बढ़ाया तो उसका क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का फॉर्म होगा। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फॉर्म होने के बाद में ये इमीडिएट हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही पोटेंट बैक्टीरियोसिडल एजेंट बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आप सबको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत पोटेंट बैक्टीरियोसिडल है, बैक्टीरिया मारता है। ऐसा आप लोग देखना, कभी जब आपको चोट लगती है या कोई वुंड होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो उस वुंड को क्लीन करने के लिए H2O2 यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में। वो इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत पोटेंट, बहुत पोटेंशियल बैक्टीरियोसिडल है ये। तो H2O2 और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ये दोनों ही पोटेंट बैक्टीरियोसिडल है। तो इस रेस्पिरेटरी बर्स्ट की वजह से क्या हुआ? रेस्पिरेटरी बर्स्ट की वजह से उन बैक्टीरिया से लड़ने की, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने की जो पोटेंशियल थी वो और ज़्यादा बढ़ गई न्यूट्रोफिल्स और दूसरे फेगोसाइटिक सेल्स की। तो इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी बर्स्ट। तो ये था सब कुछ जो आपको न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ना था डिटेल में। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई आपके पास सजेशन हो या ऐसा कुछ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम रेगुलर बहुत शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। 1-1 मिनट की रील्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज इम्पार्ट कर सकती है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरी मेल ID पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।